हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जम के पढ़ो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी ऑथर है एनीस जंग। इन्होंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे गार्बेज में, कूड़ेदान में पैसे भी मिल जाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? साहिब कह रहा है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू डू दिस? जो हमारी ऑथर है वो कह रही है, एनीस जंग है, वो कह रही हैं कि तुम ये क्यों करते हो। वो साहिब नाम के एक लड़के से पूछ रही हैं, जिनसे वो रोज़ सुबह मिलती हैं, जो सुबह सुबह कूड़ेदान में छेड़खानी कर रहा होता है और उस वहाँ से गोल्ड ढूंढ रहा होता है। गोल्ड मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा होता है जिससे वो आगे बेच सके और उसको पैसे मिल जाए। उसके पड़ोस में साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वो ढाका की ग्रीन फील्ड्स में रहता था। ढाका यानी कि बांग्लादेश में रहता था। उसका जो घर है वो एक आंधी तूफान की वजह से बिछड़ गया। अब उसे उस घर के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। बहुत सारे तूफान आए जो उनके घर को उजाड़ के ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है कि अगर ऐसे ही उनके घर उनसे उजड़ गए, इसलिए वो यहाँ आके दिल्ली में आके रहते हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। इसलिए वो रोज़ सुबह सुबह कूड़ेदान में छानबीन करता है और कुछ इस्तेमाल यूज़फुल चीज़ों को ढूंढता है जिसे वो यूज़ कर सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। जो साहिब आलम वो बोलता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है करने को। गो टू स्कूल देन। उसके बाद हमारी जो ऑथर है एनीस है वो कहती हैं तो तुम स्कूल जाओ। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये बात उन्होंने क्या कह दी। अगर साहिब आलम स्कूल जाना अफोर्ड कर सकता है या वो जा सकता तो वो ज़रूर जाता। फिर जो साहिब आलम कहता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब आलम कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो एक बनाएंगे तब मैं चला जाऊँगा। उसके बाद जो हमारी ऑथर है वो मजाक मजाक में कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे? तो जो हमारा जो साहिब आलम है वो बहुत खुश हो जाता है और स्माइल करता है, कहता है हाँ ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद जब जो हमारा जो साहिब आलम है वो ऑथर को देखता है, वो भागा भागा आता है और बोलता है कि आपका स्कूल बन गया। फिर जो हमारी ऑथर है वो थोड़ी शर्मिंदा होती हैं और वो कहती हैं इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। वो थोड़ी एम्बैरेस्ड होती हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस करा है जो वो पूरा नहीं कर सकती। पर फिर वो सोचती हैं कि ऐसे प्रॉमिसेस तो छोटे से बच्चे से कोई रोज़ ना कोई करता ही होगा, तो इसलिए एक मैंने प्रॉमिस कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। उसके बाद कुछ महीनों बाद उनको जानने के बाद, साहिब आलम को जानने के बाद, जो हमारी ऑथर है उससे उनका नाम पूछती है। जो साहिब आलम है ज़ोर से बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स। जो हमारी ऑथर है वो सोचती हैं कि साहिब आलम को अपने नाम का मतलब नहीं पता, जिसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अगर उसे ये पता होता तो वो कभी बिलीव नहीं करता कि उसके नाम का मतलब ये है। अब वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ आर्मी बना के अपने यारों दोस्तों के साथ घूमता रहता है। सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह निकलता है, शाम को गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब वो धीरे धीरे जो हमारी ऑथर है वो हर एक बच्चे को जानने लगती हैं, सबको जान लेती हैं। वाई आरन यू वेयरिंग चप्पल्स? वो एक बच्चे से पूछती हैं कि तुमने अपनी चप्पलें क्यों नहीं पहनी। उसके बाद वो बच्चा कहता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी मम्मा ने मुझे शेल्फ से उतार के नहीं दी, इसलिए मैंने पहनी नहीं। उसके बाद जो हमारी एक और जो ऑथर को जो एक और बच्चा होता है वो कहता है इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। वो दूसरा बच्चा कहता है अगर वो उतार के भी देती तो ये तब भी उन्हें फेंक देता। उस बच्चे ने, जो बच्चा ये बात बोल रहा है, उस बच्चे ने शूज़ तो पहने थे पर वो शूज़ मैच नहीं हो रहे थे, विदाउट मतलब उनकी कोई पेयरिंग नहीं थी, ऐसे जूते पहने थे उसने। जब उसके बारे में ये कमेंट करती है जो हमारी ऑथर है, वो पूछती हैं, वो शर्म के मारे अपने जो पैर हैं वो पीछे छुपा लेता है। और उसके बाद एक तीसरा बच्चा बोलता है आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। उसके पास उसने कभी भी जूते नहीं पहने होते अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो चाहता है कि उसे जूते हो। फिर
ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव नेवर सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। उसके बाद जो हमारी ऑथर है वो कहती हैं, मैंने पूरी कंट्री घूमी है और मैंने कहीं भी नहीं देखा कि बच्चे नंगे पाँव घूम रहे हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड। ऐसा नहीं है कि ये पैसों की वजह से है कि बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं, पर हाँ ट्रेडिशन है कि नंगे पाँव घूमना एक ट्रेडिशन है। ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है अपनी पावर्टी को छुपाने के लिए। वो कहती है ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा कंट्री घूमी और सारे बच्चे जूते पहनते हैं। कई विलेजेस में और सिटीज़ में उन्होंने नंगे पाँव बच्चे घूमते हुए देखे हैं, पर वो फिर कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है कि नंगे पाँव घूमा जाता है बिना चप्पल पहने। वो सोचती हैं कि ये अपनी पावर्टी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि ये एक ट्रेडिशन बना दिया गया है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी once told me. As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. वो याद करती हैं कि उडुपी आज के टाइम पे कर्नाटका में है। वो कहती हैं कि एक आदमी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि जब वो छोटा बच्चा था, वो जब स्कूल जाता था तो उसके रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल पड़ता था जहाँ के उसके जो पापा थे वहाँ के प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। मतलब वो जब भी उस टेम्पल के बाहर से, उस मंदिर के बाहर से गुज़रता था, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, उसे शूज़ पहनने थे। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation in the backyard, where lived a new priest. वो कहती है अब 30 साल बाद मैं वहाँ पर फिर जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक टेम्पल के जो खाली आंगन है वहाँ पे अब नए प्रीस्ट रहते हैं। उनके वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स लगी हुई हैं। अ यंग बॉय, जो एक छोटा सा बच्चा जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, सॉक्स और जूते पहने हैं, आता है और अपना स्कूल बैग फेंकता है और फोल्डिंग बेड पे बैठ जाता है। लुकिंग एट द बॉय, उसको उस बच्चे की याद आ जाती है कि जो अपने जूतों के लिए प्रेयर करता था और सोचता था कि कभी उसे जूते मिलेंगे, और वो मिल भी जाते हैं। When he had finally got a pair of shoes, और जब उसे वो जूते मिल जाते हैं वो कहता है let me never lose them, काश वो कभी इन जूतों को खोए ना। The goddess had granted his prayer, जो वो वहाँ की जो गॉडेस थी उन्होंने उसकी प्रेयर को ग्रांट करा। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. अब वो कहती है पर उस टाइम के जो प्रीस्ट का बेटा था उसने जूते नहीं पहने थे, पर अब आजकल के जो प्रीस्ट हैं उनके बेटे ने जूते पहने हैं। टाइम कैसे बदल गया है। पर वो कहती है पर आज भी मेरे इलाके के जो रैक पिकर्स हैं मेरे नेबरहुड में, वो तब भी शूलेस घूमते हैं। मतलब वो जो हमारे रैक पिकिंग करते हैं वो शूलेस घूमते हैं, उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहनी होती। फिर वो एक दिन, जो हमारी ऑथर है वो बेयरफुट रैक पिकर्स के साथ सीमापुरी जाती हैं, दिल्ली की एक ऐसी जगह जो बॉर्डर पे है, पूरे शहरों से बहुत दूर है, जहाँ पे बहुत सारे रैक पिकर्स रहते हैं। Those who lived here are squatters who have come from Bangladesh back in 1971. यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो रैक पिकिंग करते हैं, जो कई साल पहले 1971 में दिल्ली आए थे बांग्लादेश से। साहिब फैमिलीज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। सीमापुरी उस टाइम भी ऐसा ही था, अलग, पर अब ये खाली नहीं है। उस टाइम पे सीमापुरी खाली होता था, पर अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और running water, live 10,000 रैक पिकर्स। वो कहती है अब इस जगह पर बहुत सारी धूल मिट्टी है, पानी रुका हुआ है, रूफ जो हमारे जो लोगों के घर के जो छत हैं वो टिन के बने हुए हैं, सीवेज है, ड्रेनेज रुकी हुई है, पानी बह रहा है 24 घंटे कहीं ना कहीं से। ऐसे 10,000 रैक पिकर्स अब यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। वो यहाँ 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड। वो कह रही है इनको यहाँ रहने के लिए किसी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, परमिट की ज़रूरत नहीं है, पर राशन कार्ड की है, क्योंकि इन्हें ये जो भी काम करते हैं अपना पेट भरने के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं,
that get their names on voters list and enables them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. जो हमारी जो ऑथर कहती हैं वो कहती हैं कि जो खाना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women. यहाँ पे एक औरतों की भीड़ लगी थी. वो उन्होंने साड़ीज़ पहनी हुई थी, बैठी हुई थी. वो कहती हैं अगर हमें दिन के आखिर में खाना मिल जाता है और हम भर पेट अपने फैमिली को खिला के भर पेट खुद खा के सो सकते हैं बिना खाली पेट के, बिना हमारा पेट दर्द हुए, तो ये बेटर है कि हम यहाँ पे रह लें. बिना हम फील्ड्स में रहने से ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे खा लें. हमें कम से कम खाना तो मिलेगा. Wherever they find food, they pitch their tents that become transient homes. वो कहती है जहाँ भी उनको खाने की तलाश होती है वो अपना जो वो है टेंट है वो उठाते हैं और उस तरफ चल देते हैं. Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे भी उनके साथ बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को देख के वो भी इसका पार्टनर बन जाते हैं, इस चीज़ में पार्टनर बन जाते हैं. वो भी रैक पिकिंग करने लग जाते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. और सर्वाइवल का मतलब है रैक पिकिंग करना. सीमापुरी में यही काम था. वहाँ पे सारे लोग रैक पिकिंग करते थे, रैक पिकर्स थे. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is a gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. वो कहते हैं वो यहाँ से बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं. वो इस चीज़ में आर्टिस्ट बन चुके हैं. मतलब कोई काम अगर कोई बहुत परफेक्शन से कर ले, वो उसका काम बन जाए, वो बहुत सालों से कर रहा हो, तो उस चीज़ में एक आर्टिस्ट बन जाता है. उसको काम बहुत अच्छे से कर लेता है, उसके लिए चुटकियों का काम होता है. तो वही ऑथर कह रही हैं कि ये काम रैक पिकिंग करना यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत पेशा हो चुका है. गार्बेज उनके लिए गोल्ड के बराबर है. वो उनकी रोज़ी रोटी है. उनके घर की जो छत है वो है. चाहे वो भले ही वो छत लीक हो रही हो, पर फिर भी उनके पास घर की एक छत है. पर बच्चों के लिए ये अलग है. बच्चों से ये चीज़ बहुत अलग है. जो बच्चे हैं उनके लिए घर की छत नहीं है, रोज़ी रोटी नहीं है, पर उनके लिए आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट. वो कहती हैं जो साहिब आलम वो कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज़. मुझे कभी कभी इस गार्बेज में पैसे मिलते हैं, जैसे 10 रुपये का नोट. His eyes lightening up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. वो कहता है कभी कभी जब आपको 10 रुपये का नोट मिल जाता है या फिर कोई सिक्का मिल जाता है, आप और चाहते हो और ढूंढने लगते हो कि काश आपको और पैसे मिल जाए. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is means of survival. बच्चों के लिए एक वंडर है, एक रैप्ड इन वंडर, एक ऐसी चीज़ है जिससे वो एडवेंचर कर रहे हैं, उनको चीज़ें ढूंढनी पड़ रही है. पर उनके माँ बाप के लिए, उनके बड़ों के लिए ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, उनकी रोज़ी रोटी है. One winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate in a neighborhood club. नेबरहुड में जो क्लब है उसके वो जो हमारी एनीज़ है, जो हमारी ऑथर है, वो एक विंटर की सुबह साहिब आलम को देखती है जो फेंस पे खड़ा होके अंदर झांक रहा होता है क्लब के. वॉचिंग 2 young men dressed in a white playing tennis. I like the game. दो छोटे छोटे लड़के होते हैं, यंग लड़के होते हैं, वो वाइट ड्रेस पहन के टेनिस खेल रहे होते हैं क्लब के अंदर. बाहर से हमारा जो साहिब आलम वो देख रहा होता है. जब ऑथर उसके पास जाती है उसको बोलता है आई लाइक द गेम, मुझे खेलना पसंद है. ही हम्स content to watch it standing behind the fence. I go inside when one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. वो कहता है कि मैं कभी कभी अंदर भी जाता हूँ. जो गेट कीपर है मुझे झूला झूलने देता है. जब यहाँ पे कोई नहीं होता मैं अंदर जाता हूँ और जो गेट कीपर है मुझे जाने भी देता है और वहाँ पे मैं स्विंग्स को यूज़ करता हूँ, यानी कि मैं झूला झूलता हूँ. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. यानी कि साहिब ने उस दिन जूते पहने हुए थे और वो टेनिस शूज़ थे
और वो थोड़ा अलग दिख रहा था क्योंकि उसने डिसकलर्ड यानी कि फेड हुए हुए शर्ट पहनी थी और शॉर्ट्स पहनी थी, यानी कि उसे वो शर्ट पहनी थी जो उसे कहीं से मिली थी या उसने रैक पिकिंग से उठाई थी या किसी ने उसे दे दी थी, जो उसके यूज़फुल नहीं थी उसने साहिब आलम को दे दी। समवन गेव देम टू मी, वो कहता है, साहिब आलम कहता है, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो कहता है कि किसी ने मुझे जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्टेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, पर सच्चाई ये थी कि वो किसी एक अमीर बच्चे ने अपने वो जूते फेंक दिए क्योंकि वो जूते ख़राब हो गए थे, उसमें एक छोटा सा होल हो गया था इसलिए उसने जूते फेंक दिए। डज नॉट बॉदर द होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, पर उसका जो एक छेद था जूते का वो सिर्फ जो साहिब आलम को बॉदर नहीं कर रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस छोटे से छेद से कि वो उसके जूते ख़राब कर रहे हैं। उसको इस चीज़ की खुशी थी कि उसके पास जूते हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसे लड़के के लिए जो बेयरफुट घूमता है, बिना चप्पलों के घूमता है, उसके लिए जूते होना भले ही उसमें एक छोटा सा होल हो, ऐसा है कि जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, पर जो गेम ये खेलने की सोच रहा है ये इसके रीच से बहुत बाहर है। मतलब वो कहता है, पर ये जो गेम खेलने की सोच रहा है, टेनिस प्लेयर बनना चाह रहा है या फिर ये सोच रहा है कि मैं टेनिस खेलूँगा, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बहुत इसकी रीच से वो चीज़ बहुत बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, उस दिन उस सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, उसके हाथ में एक स्टील का बड़ा सा कैनिस्टर था और साहिब आलम कहता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, इस सड़क के पार जो टी स्टॉल है मैं वहाँ पर काम करने लग गया हूँ, साहिब आलम कहता है, पॉइंटिंग करता है उस डायरेक्शन में और कहता है कि मेरा जो मालिक है वो मुझे 800 रुपया देता है और सारे मील्स भी देता है, यानी कि जो खाना होता है वो देता है और 800 रुपये देता है। फिर जो हमारी जो ऑथर होती है वो कहती हैं, डज़ ही लाइक्स द जॉब, वो सोचती हैं क्या इसे ये जॉब पसंद है, उससे पूछती हैं। उसका फेस आई सी, वो गुम जाता है, जो साहिब आलम होता है उसका फेस थोड़ा उदास होता है, गुमा गुमा सा रहता है वो, जो उसके फेस का जो केयर फ्री लुक था जब वो रैक पिकिंग करता था अब वो नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, जो उसका जो स्टील कैनिस्टर है वो हैवी है एक प्लास्टिक बैग से, जो वो सारा दिन अपने शोल्डर्स पे कैरी करके इधर से उधर घूमता था अपने दोस्तों के साथ। जो उसका जो प्लास्टिक बैग था वो उसका था, वो रैक पिकिंग करता था, पर अब जो स्टील का कैनिस्टर है वो उस मास्टर का है जो साहिब आलम को पे करता है, जो साहिब आलम का मालिक है उसका है वो स्टील कैनिस्टर, जो बहुत भारी है। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि कैसे जो हमारा जो वो बच्चा है साहिब आलम, वो पहले बहुत केयरफ्री रहता था, खुद अपनी मर्ज़ी से किधर भी जाता था, अपना थैला उठाता था रैक पिकिंग का और निकल पड़ता था। अब उसके सर पे जिम्मेदारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब वो किसी के अंडर काम करता है। तो द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। एंड लाइन का मतलब है अब साहिब का अपने ऊपर कोई बस नहीं है, साहिब अब किसी और के लिए काम करता है, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।